Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover the procedure for filing patent application from section 6 to 53. So here are the the headings of all the sections. I have mentioned it here, and the subject is intellectual property rights. We are covering Patents Act 1970. Let's start our video. So first of all, introduction to patent. The World Trade Organization (WTO) defines intellectual property rights यानी कि IPR as rights granted to an individual over their creations of the mind, यानी इंडिविजुअल को राइट दिए जाते हैं उसकी क्रिएशन के ऊपर माइंड के। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इस टाइप के राइट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को उसके माइंड की क्रिएशन के ऊपर दिए जाते हैं। A patent is one such type of IPR similar to copyright. So patent भी में से एक right है, right? So a patent provides the inventors with exclusive rights to use manufacture. क्या क्या rights provide कर रहा है patent? कि एक inventor को exclusive rights मिलने to use the thing, to manufacture or to sell their invention for a specific period. In Indian patents are regulated by Patents Act 1970, which outlines the entire process for applying for and maintaining patents. ठीक है, so इस तरीके से आप when you will write the answer, आप इस तरीके से first छोटा सा introduction दे सकते हैं patent का answer में, and then you can write the other things. So who can apply for patent? अब कौन apply कर सकता है patent के लिए? अंडर सेक्शन 6 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर, जो उसका मालिक है, जिसने उसे बनाया है। द पर्सन हु ओरिजिनली इन्वेंट्स समथिंग न्यू कैन अप्लाई फॉर पेटेंट। जैसे एग्जांपल है, कोई एक इंडिविजुअल है जिसने डिजाइन किया एक यूनिक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, सो वो पेटेंट एप्लीकेशन के लिए फाइल कर सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है असाइनी। इफ द ओरिजिनल इन्वेंटर assigns their rights to someone else, जो ओरिजिनल इन्वेंटर है वो असाइन करता है अपने राइट किसी और को। ठीक है, यानी कि जिस पर्सन ने बनाया वो असाइन कर रहा है अपने राइट्स कि अब तुम इसके सारे राइट्स रख सकते हो, तुम हकदार हो, तुम्हें अप्लाई करना पेटेंट के लिए तो अप्लाई करो, मैं इस पे कोई राइट नहीं रखता हूँ। तो जो असाइनी होगा ना, कैन अप्लाई फॉर द पेटेंट। इन सच केस द एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड, अब ऐसा है कि कोई असाइनी है वो पेटेंट अप्लाई कर रहा है, तो इसमें एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? जो पेटेंट अप्लाई करने की एप्लीकेशन होती है उसमें proof of the right to apply like proof of the right to apply, ठीक है, and a declaration that the person claiming the patent is the first and true inventor, यानी कि प्रूफ होना चाहिए कि राइट टू अप्लाई का प्रूफ है उस कि मेरे को जो पर्सन इंडिविजुअल है जिसने बनाई है उसकी तरफ से मिल चुका है हक कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ पेटेंट के लिए। दूसरा, एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं ही इसका एक तो मालिक हूँ, प्लस ये जो इन्वेंशन है ये पहला है, फर्स्ट और ट्रू इन्वेंटर है। ठीक है, मतलब द पेटेंट इज द फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर। एक तो नया इन्वेंशन है, यूनिक इन्वेंशन है, और मैं ये एक फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर है, मैं इसका फर्स्ट और ट्रू इन्वेंटर हूँ इसका। ठीक है। देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इफ एन इन्वेंटर पासिस अवे, अगर एक इन्वेंटर है वो पास अवे यानी कि उनकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं पेटेंट के लिए उनके बिहाफ पे। जैसे एक फैमिली मेंबर है जो एग्जीक्यूटर, लाइक फैमिली मेंबर और एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज्ड इन्वेंटर्स स्टेट कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल उनकी डेथ हो गई है और उनके जो फैमिली में बाकी उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हेल्प कर सकते हैं, वो आगे पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नाउ आता है टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस। तो पेटेंट एक्ट 1970 में ही कवर होता है ये भी, वेरियस टाइप ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस टू सूट डिफरेंट सिनेरियोज। अब जैसे आता है, फर्स्ट इज कन्वेंशन एप्लीकेशन। एज पर सेक्शन 135, this type of application is filed when an invention has already been applied. तो सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन जो है तब फाइल होती है जब एक इन्वेंशन जो होता है वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका होता है, ऑलरेडी बीन अप्लाइड फॉर इन अ कन्वेंशन कंट्री, कन्वेंशन कंट्री के अंदर, यानी एक कंट्री पर जो कि पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी है, जैसे कि पेरिस कन्वेंशन। ये सब चीजें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, अगर आपने सारे यूनिट्स कवर किए होंगे तो अब आपके लिए बहुत कॉमन हो गया, वैसे समझना भी इजी हो गया होगा। सो द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड, जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट करना है इन इंडिया विद इन 12 मंथ्स ऑफ फाइलिंग द बेसिक एप्लीकेशन इन द कन्वेंशन कंट्री। अगर आपने किसी कन्वेंशन कंट्री में कोई एप्लीकेशन फाइल कर दी है, ठीक है,
तो अब आपको 12 मंथ्स मिल जाएंगे, लाइक 1 ईयर मिल जाएगा उस एप्लीकेशन को इंडिया में भी फाइल करने के लिए, यानी इन सम अदर कंट्री यू विल गेट होल 1 ईयर टू फाइल दैट एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट। एग्जाम्पल है जैसे कि एक इन्वेंटर है हु फाइल्स अ पेटेंट एप्लीकेशन, उसने यूएस में एप्लीकेशन फाइल की थी जनवरी 1 2024 में। अब उसको सेम एप्लीकेशन फाइल करनी है इंडिया में भी, और उसके पास क्या टाइम लिमिट है, 1 जनवरी 2025 तक का। अगर वो इसके बाद इंडिया में फाइल करता है तो उसका पेटेंट नहीं माना जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुका है, तो वो न्यूनेस जो चीज में यूनिकनेस है वो खत्म हो चुकी है, ऐसा मान लिया जाएगा कि नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक डोमेन नाउ। सो इंटरनेशनल एप्लीकेशन अब आता है फाइल्ड अंडर, हाँ, फाइल्ड अंडर द पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी पीसीटी। दिस अलाउड इन्वेंटर्स टू सीक प्रोटेक्शन, तो ये क्या अलाउ कर रही है इन्वेंटर्स को कि प्रोटेक्शन सीक कर सकते हैं मल्टीपल कंट्रीज में, ठीक है, थ्रू अ सिंगल एप्लीकेशन। सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू मल्टीपल कंट्रीज में क्या सीख कर सकते हैं, प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं। पीसीटी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको समझ आएगा, आप रिलेट कर पाओगे इस चीज को, इसका सेम ही वर्क है पहले भी और अभी भी। सो द एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स इन इंडिया। द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट इज recognized एज द एप्लीकेशन डेट इन इंडिया। एग्जाम्पल है एक इन्वेंटर है, वो क्रिएट कर रहा है एक नई टाइप की बैटरी, ठीक है, और वो पीसीटी एप्लीकेशन के थ्रू से प्रोटेक्ट करवाना चाह रहा है, तो द इन्वेंशन इज मल्टीपल कंट्रीज, और उसमें इंडिया भी इंक्लूड होता है, तो एक एप्लीकेशन से मल्टीपल कंट्री में उसको पेटेंट राइट मिल रहा है, तो दिस इज पीसीटी, यानी कि पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। अलग अलग उसे जगह नहीं अप्लाई करना पड़ रहा। अब आता है डिविजनल एप्लीकेशन governed by section 16. A divisional application is filed when the original patent application includes multiple invention. एक divisional application तब फाइल होती है जब when the original patent application includes multiple invention. जो original patent application है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के invention काउंट हो रहे हैं, जैसे कि the applicant can split the application into separate patents for each invention, तो voluntarily before the patent is granted or at the request of controller if the claim in the original application cover more than one invention। अब थोड़ा सा ये आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल की हेल्प लेती हूँ। इफ एन इन्वेंटर if an inventor's application cover a new type of engine and a novel fuel system, यानी बहुत सारी अलग अलग चीजें जो पेटेंट हो सकती हैं, अलग अलग है, एक इन्वेंशन नहीं है, तो दे कैन फाइल डिविजनल एप्लीकेशन फॉर ईच इन्वेंशन। तो वो डिविजनल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अपने हर एक इन्वेंशन के लिए, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, एप्लीकेशन फॉर पेटेंट ऑफ एडिशन। अब सेक्शन 54 में बात की गई है पेटेंट ऑफ एडिशन की। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट्स। अब ये किस टाइप की एप्लीकेशन है, ये यूज होती है इम्प्रूवमेंट्स के लिए और मॉडिफिकेशंस के लिए टू एन एग्जिस्टिंग इन्वेंशन। एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंशन है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है पब्लिक में, उसका कोई मॉडिफिकेशन आया है, कोई इम्प्रूवमेंट आया है, उसको मतलब उसके प्रोटेक्शन लेने के लिए ही एप्लीकेशन बनाई जाती है, फॉर विच अ पेटेंट हैज ऑलरेडी बीन अप्लाइड फॉर और ग्रांटेड। जैसे कोई एक हम सीधा एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक इन्वेंटर है, ठीक है, हु हैज पेटेंटेड अ सोलर पैनल। उसका सोलर पैनल है वो ऑलरेडी पेटेंट है, उसने मतलब ग्रांट कर रखा है उसे पेटेंट, ठीक है। लेटर वो डेवलप करता है मेथड टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। अब वो एक मेथड भी डेवलप कर रहा है कि उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए, तो वो फाइल कर सकता है फॉर अ पेटेंट ऑफ एडिशन। तो यानी उसी एप्लीकेशन में एडिशनल एप्लीकेशन आ जाएगी, वो फाइल कर रहा है पेटेंट ऑफ एडिशन। एक ऑलरेडी पेटेंट, जो चीज ऑलरेडी पेटेंट के अंडर काउंट हो रही है, उसके अंदर अब उससे रिलेटेड कुछ और चीज है, उसे भी हम पेटेंट में डालना चाह रहे हैं। दैट इज व्हाई हम इसमें एडिशन का वर्ड यूज कर रहे हैं, बेसिकली टू ऐड, तो इजीली आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंक्लूजन। आई गेस मुझे रीड करने की तो जरूरत नहीं है, आप एक बार इसे रीड कर लेना, वट एवर वी हैव रेड उसी का ही पार्ट है ये। मूविंग फर्दर, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस फॉर अ पेटेंट, यानी कि अब पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी एप्लीकेशन की। अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 एक एप्लीकेशन है फॉर पेटेंट, वो फाइल होनी चाहिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, यानी जो फॉर्मेट बना हुआ है उसी तरीके से, आप अपनी मर्जी से एप्लीकेशन में कुछ नहीं लिख सकते हो, एक फॉर्मेट होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसी के थ्रू आप एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, तो पेटेंट, और वो भी किसमें, एट द पेटेंट्स ऑफिस। Every application must be accompanied by either a provisional or complete specification. Important point कि हर जो application है उसे accompany करना है
चाहे या तो प्रोविजनल के साथ या फिर कोई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्ट इन केस ऑफ कन्वेंशन, यानी बस एक कन्वेंशन एप्लीकेशन के केस में ऐसा नहीं होगा, बाकी केसेस में ऐसा होगा कि आपको या तो प्रोविजनल लगाना पड़ेगा या फिर जो भी स्पेसिफिकेशन बताइए, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको उसके अकॉर्डिंग डालने हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ क्या क्या है। ठीक है, और दोज अंडर द पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, इनके लिए भी ये चीज नहीं है, ये चीजें बाकी एप्लीकेशन के लिए है, बस कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए नहीं है और पीसीटी के लिए नहीं है। कौन सी चीज की बात कर रही हूँ मैं? प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की। Now provisional specification. If the provisional specification is submitted, जो provisional specification अगर वो submitted है, the applicant must file a complete specification. तो applicant जो है वो complete specification, उसकी हर एक छोटी छोटी चीज की, हर एक चीज की डिटेल फाइल कर सकते हैं within 12 months from the date of filing. So failure to do so will result in abandonment of the application, यानी जो आपकी एप्लीकेशन है उसे हटा दी जाएगी, खारिज कर देंगे अगर आप 12th मंथ में उसकी पूरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं दे पाए तो। नाउ सिंगल स्पेसिफिकेशन फॉर मल्टीपल इन्वेंशन, अगर आपकी दो या फिर उससे ज्यादा एप्लीकेशंस है आर फाइल्ड फॉर रिलेटेड इन्वेंशन दैट कैन बी कंबाइंड, वो कंबाइंड हो सकती है एक पेटेंट के अंदर। अ सिंगल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में बी सबमिटेड, और आप एक सिंगल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सबमिट कर सकते हो सब्जेक्ट टू द कंट्रोलर्स अप्रूवल, यानी अगर आपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन की एप्लीकेशन डाल दी है तो जरूरी नहीं है उसकी कंबाइन करके एक एप्लीकेशन में भी सारी स्पेसिफिकेशन आ सकती है एंड उसके अंदर ही वो उसे ग्रांट कर देंगे। ठीक है, नाउ पोस्ट डेटिंग। ठीक है, आप स्पेसिफिकेशन का मीनिंग समझ रहे हैं ना? स्पेसिफिकेशन इज ऑल अबाउट यू हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट दैट पेटेंट, की आपको हर चीज बतानी पड़ेगी आपने जिस चीज का आविष्कार यानी इन्वेंशन किया है, दैट उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, व्हाट इज ऑल इंक्लूडेड इन दैट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, वो इंडस्ट्रियल यूज की किस तरह काम आएगी, आगे फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट आ सकता है एंड सो ऑन, एंड हाउ इट इज यूनिक, यानी ऑल द थिंग्स विच कवर्स इन पेटेंट की उसे पेटेंट राइट क्यों मिलना चाहिए। ठीक है, और वो किस तरीके से यूज होगी, वो कोई हार्मफुल तो नहीं होगी, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। नाउ पोस्ट डेटिंग, वंस द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज फाइल्ड द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इज कैंसल्ड। ठीक है, अगर जब आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल हो जाएगी तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जो है जो आपने उस टाइम सबमिट की थी जब आपके पास कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं थी तो वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये टेम्परेरी पर्पस के लिए थी प्रोविजनल जो थी। तो एंड द एप्लीकेशन इज पोस्ट डेटेड टू द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन है वो पोस्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे? टू द डेट of filing the complete specification। अब आता है हमारा कन्वेंशन एप्लीकेशन। ठीक है, सो इन द केस ऑफ कन्वेंशन एप्लीकेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं कन्वेंशन एप्लीकेशन में, लेट्स चेक। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ऑफ कोर्स ये तो हमें करना ही है। डेट एंड कंट्री ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन, की जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल की थी तो उसकी डेट और साथ में किस कंट्री में फाइल की थी। ठीक है, देन स्टेटमेंट ऑफ नॉन डुप्लीकेशन, की आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा आपका जो इन्वेंशन है वो किसी चीज की कॉपी नहीं है, प्लस डिक्लेरेशन स्टार्टिंग नो अदर एप्लीकेशन वाज मेड, कोई और एप्लीकेशन जो है इसके बिहाव मतलब आपने कहीं और किसी और जगह पे पहले अप्लाई नहीं कर रखा है, कोई और एप्लीकेशन किसी और टाइप की एप्लीकेशन भी आपने इस चीज के ऊपर नहीं डाल रखी है, एकदम फ्रेश न्यू एप्लीकेशन आपने डाली है। ठीक है, जिसमें आप लाइक इन एनी कन्वेंशन या कंट्री बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, कि आपने किसी कन्वेंशन या किसी कंट्री में डाल दी हो, ये सब नहीं होना चाहिए। देन एडिशनल रिक्वायरमेंट, अगर एप्लीकेबल होता है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में। कॉपी ऑफ स्पेसिफिकेशन और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड इन द कन्वेंशन कंट्री, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि आपको ट्रांसलेट करने को मिलेंगे डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेशन होगा फॉरेन डॉक्यूमेंट, अगर आपकी लैंग्वेज कोई और है। ठीक है, और आप किसी और कंट्री में अप्लाई कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो डॉक्यूमेंट उसी तरीके से ट्रांसलेट होंगे अलोंग विद एन एफिडेविट। देन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द पेटेंट ऑफिस, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको हेड ऑफ द पेटेंट ऑफिस से। ठीक है, ऑफ द कन्वेंशन कंट्री सर्टिफाइंग द एप्लीकेशन फाइलिंग डेट। तो ये हमारे क्या है एडिशनल, यानी अगर एप्लीकेबल होती है तो ही आपको ये चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड सिचुएशन। नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्पेसिफिकेशन।
ठीक है। अब एवरी स्पेसिफिकेशन वेदर प्रोविजनल और कंप्लीट मस्ट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है स्पेसिफिकेशन में, ऐसा आई टोल्ड यू कि मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगी, तो लेट्स सी नाउ। टाइटल, ठीक है। इन टाइटल क्या होता है, इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इन्वेंशन। Description, a clear and concise explanation of the invention. Drawings, detailed diagram if required by the controller. Models or samples, illustrate models or samples of the invention अगर जरूरत पड़ रही है तो। अब additional complete specification must contain full description including the invention's operation, use and methods. Best method disclosure, the best known way to perform the invention, ensuring safety. Claims, defining the scope of invention. Abstract, summarizing the technical details of the invention. If a complete specification follows a provisional one, यानी कि आपने पहले provisional वाली डाली है, आपकी specification है, उसके बाद आप complete specification डाल रहे हो, तो आपकी दोनों सेम नहीं हो सकती है, आपको ना कुछ modify करना होगा। I'm here, sorry, I'm right now here. So आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना होगा, ठीक है, कि मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एप्लीकेशन सेम है, उसमें और कुछ एडिशनल डिटेल्स होनी जरूरी है, ठीक है। So these update must justify filing a separate application under section 6 of the act. Now we'll study about priority date and everything. तो इससे पहले ही ना मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि प्रायोरिटी डेट होता क्या, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो प्रायोरिटी डेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन पेटेंट। द डेट व्हेन द फर्स्ट एप्लीकेशन, जो आपने पहली एप्लीकेशन पेटेंट फाइल करने के लिए लगाई होती है ना, उसको हम प्रायोरिटी डेट मान के चलते हैं हमारी, for the invention was filed. It is important because it helps decide who has the right to the invention if two people claim the same. अब ये important क्यों है, जैसे A है, इसने अपना एप्लीकेशन एक रखा है और एक बी ने, एक ने रखा है 1 जनवरी को और एक ने रखा है 2 फरवरी को, तो दोनों की सेम एप्लीकेशन है, ऑलमोस्ट सेम इन्वेंशन, सेम एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज सिमिलर। सो क्या होगा, किसकी डेट को माना जाएगा, इनकी डेट को माना जाएगा, क्योंकि इनकी पहले थी। तो इनकी प्रायोरिटी डेट क्या थी, इन्होंने कब फाइल किया है, 1 जनवरी को। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। It also protects the invention from being copied or challenged by things created after the date. अब जैसे इन पर्सन ने, जैसे फॉर एग्जांपल इनका पता चला, इन्होंने फटाक से जल्दी से वो चीज कुछ बना ली और इन्होंने 2 फेब को लगा दिया, तो अब क्या होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि अब ये लाइक इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि ये पहले ही एप्लीकेशन जा चुकी है, तो इसलिए प्रोटेक्टेड हो गए वहां पे। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फाइल अ पेटेंट इन इंडिया ऑन January 1 2024 and then file the same patent in the US on the date June 1 2024, so जो प्रायोरिटी डेट होगी January 1 वाली, वही बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दिस मीन नो वन कैन यूज आइडिया पब्लिश्ड आफ्टर द डेट टू से, अब आप 1 जनवरी में जो आपने पेटेंट के लिए आइडिया डाला ना, इन्वेंशन की, ये इन्वेंशन है मेरा और इसको मुझे पेटेंट फाइल कराना है, इसके बाद इस आइडिया को कोई नहीं ले सकता आपसे। जो June 1 वाला है ना, वो तो अभी नहीं ले सकता, जब तक आपकी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती तो बात अलग है, अदरवाइज June 1 की बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्रायोरिटी डेट मीन्स। अब मैं इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें आगे बताना स्टार्ट कर रही हूँ, सो हम वो समझते हैं। नाउ प्रायोरिटी डेट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, the priority date determines the timeline for assigning the novelty of an invention, यानी कि वो टाइमलाइन बता रहे हैं कि जिससे इस एप्लीकेशन की नोवेल्टी का पता चले, न्यूनेस पता चले कि हाँ भाई किसी पब्लिक डोमेन में नहीं है, यूनिक एप्लीकेशन है, नॉवल है, ठीक है। द प्रायोरिटी डेट वेरीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, और दूसरा जो प्रायोरिटी डेट है ना, वो वेरी करती है कि आपकी किस टाइप की एप्लीकेशन है। जैसे अगर आप सिंगल एप्लीकेशन है आपकी, when a complete specification follows a single application with a provisional specification, यानी कि अगर आपकी जो complete specification है उससे पहले आप एक provisional specification डाल चुके हो, तो आपकी जो priority date होगी, filing date of the relevant specification, यानी हमने बताया था ना post date हो जाती है, so the priority date is the filing date ऑफ द रेलेवेंट स्पेसिफिकेशन। मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। अगर आपकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जो फाइल हुई थी वो हुई थी January 1 2024 को, और एंड आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल हुई है ऑन June 1 2024, सो जो प्रायोरिटी डेट होगी वो January 1 2024 मानी जाएगी, यानी द फर्स्ट डेट। क्लियर है अब आपको, आई होप। नाउ मल्टीपल एप्लीकेशंस,
इफ अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज बेस्ड ऑन 2 और मोर एप्लीकेशन, अगर आपकी जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो बेस करती है 2 या 2 से ज्यादा एप्लीकेशन पे प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस के साथ। जो प्रायोरिटी डेट है वो डिपेंड करती है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी किसके ऊपर है आपका पेटेंट किस चीज के ऊपर है। यानी फॉर क्लेम बेस्ड ऑन सिंगल स्पेसिफिकेशन, अगर आप क्लेम कर रहे हो सिंगल स्पेसिफिकेशन के साथ, तो जो प्रायोरिटी डेट है वो फाइलिंग डेट होगी स्पेसिफिकेशन की। जैसे हमने यहाँ पे फाइलिंग डेट क्या थी, जैसे यहाँ पे थी जनवरी 1, तो सिंगल एप्लीकेशन में जैसे डेट मानी जाती है ना, वो इस केस में वही डेट मानी जाएगी, सिंगल एप्लीकेशन की केस वाली सिमिलर। और अगर आप क्लेम कर रहे हो मल्टीपल स्पेसिफिकेशन यानी बहुत अलग अलग एप्लीकेशन, सो द प्रायोरिटी डेट इज द लेटेस्ट फाइलिंग डेट। जैसे कि अब देखो इसमें फर्स्ट वाले में ये वाला जो है, इसके अंदर मैं आपको बोलूं कि आपने ना 1 जनवरी को फाइल किया था प्रोविजनल, और आपने 1 जून को फाइल किया था कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो इस फर्स्ट केस में आपका जो प्रायोरिटी डेट होगा 1 जन माना जाएगा। लेकिन जब हम मल्टीपल स्पेसिफिकेशंस करेंगे, ठीक है, तो उसमें अलग अलग एप्लीकेशंस आपने फाइल कर दी, तो अब आपका जो लेटेस्ट वाला जो फाइलिंग डेट होगा ना, वही आपका प्रायोरिटी डेट माना जाएगा। ठीक है, जैसे आपने पहले 1 जन को किया, ठीक है, फिर 2 फरवरी को किया, फिर ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट आपका बनता है 2 सितंबर। तो आपका जो लास्ट होगा ना लेटेस्ट 2 सितंबर वो माना जाएगा। ठीक है। Now, previously filed application. If a complete specification is filed in India, अगर complete specification इंडिया में फाइल होती है within 12 months from a previously filed application, यानी कि पहले भी एप्लीकेशन फाइल की गई थी और उसके 12 मंथ्स में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दी गई है इंडिया में, जो प्रायोरिटी डेट होगी, फाइलिंग डेट होगी, वो अर्लियर एप्लीकेशन की मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक इन्वेंटर है, उसने फाइल किया है यूएस में जनवरी 1 में 2024 में, और उसने इंडिया में December 1 2024 में फाइल किया है, तो जो प्रायोरिटी डेट कौन सी होगी, यूएस वाली होगी, जनवरी 1 2024। ठीक है, अर्लियर वाली। नाउ further application for divisional application under section 16, the priority date is filing date। तो डिविजनल एप्लीकेशन में क्या होती है, जो प्रायोरिटी डेट होगी वो फाइलिंग डेट मानी जाती है ऑफ द अर्लियर एप्लीकेशन। यानी आपने प्रोविजनल एप्लीकेशन दिया है या फिर जिस भी कंट्री में आपने सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन दिया है, वही आपकी फाइलिंग डेट मानी जाती है। ठीक है, इफ द क्लेम इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर डिस्क्लोज इन इट, अगर उसमें वो क्लेम बेस करा जा रहा है, यानी आपको पेटेंट प्रोटेक्शन दी जा रही है आपके सब्जेक्ट मैटर पे, कि वो है ही ऐसी कोई चीज जो दुनिया में कभी बनी ही नहीं है, या फिर वो ऐसी चीज है जो किसी ने सोची नहीं है, तो उस बेसिस पे आपकी इस चीज को ध्यान रखा जाता है। इसलिए जो पहली फाइलिंग डेट होती है उसी को मान लिया जाता है आपकी प्रायोरिटी डेट। अब आता है अदर केसेस में, इफ अ क्लेम कैन हैज मोर देन वन प्रायोरिटी डेट द अर्लीस्ट डेट इज द कंसिडर्ड। अगेन, अगर बहुत सारी प्रायोरिटी डेट्स है, फाइलिंग डेट्स है, तो सबसे पहली वाली को ही कंसिडर किया जाएगा। और व्हेन नो स्पेसिफिक प्रोविजनल अप्लाई, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजनल अप्लाई नहीं हो रहा, तो जो प्रायोरिटी डेट होगी वो होगी आपकी फाइलिंग डेट मानी जाएगी, जिसमें आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सीधा डायरेक्टली डाल दिया विदाउट एनी प्रोविजनल। ठीक है, सो इसमें भी कंक्लूजन है, यू कैन जस्ट रीड इट। नाउ कम्स प्रायोरिटी डेट इन केस ऑफ कन्वेंशन एप्लीकेशंस। अब आते हैं कि कौन सी फाइलिंग प्रायोरिटी डेट, बेसिकली वो डेट हो रही है ना हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फाइलिंग डेट क्या है हमारी, राइट। तो अब अलग अलग कन्वेंशन एप्लीकेशन में क्या होगी ये देख लेते हैं। अंडर द सेक्शन 135 of the Patent Act 1970, when an applicant files a convention, जब एक applicant convention file कर रहा है, convention application file कर रहा है, along with a complete specification, here I'm talking about complete specification, not provisional, so within 12 months of filing the basic application, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर जो basic application आपने file की है in the convention country, the priority date of the claim is in the complete specification is the date on which the basic application was filed। तो priority date क्या होगी, basic application file करने वाली date होगी, provided the claim is based on subject matter। क्योंकि आपका जो claim है वो आप किस चीज पे मांग रहे हो पेटेंट, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वही बहुत यूनिक है, किसी ने सोचा नहीं है। ठीक है, बेसिक इन द बेसिक एप्लीकेशन। जैसे मल्टीपल बेसिक एप्लीकेशन अगर होती है, तो इफ अ क्लेम इन द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मैटर डिस्क्लोज्ड इन 2 और मोर बेसिक एप्लीकेशन, द प्रायोरिटी डेट इज द
अर्लीस्ट फाइलिंग डेट, अगेन जो सबसे पहले आपने फाइल किया होगा उसी को प्रायोरिटी डेट सेट करेंगे, मल्टीपल बेसिक एप्लीकेशन वाले केस में भी। नेक्स्ट इज नाउ एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट बेसिक एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड ऑन January 1, अगर आपकी फर्स्ट बेसिक एप्लीकेशन फाइल की गई है January 1 में एंड अनदर ऑन March 1, सो द प्रायोरिटी डेट विल क्लेम, मतलब क्या होगी, January 1 होगी, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड किया गया है आपका, ठीक है, और उसमें ही डिस्क्लोज किया गया है कि आपने किस चीज के ऊपर पेटेंट मांगा है। Now, publication of application under Section 11A of the Act, the publication of patent application occurs as follow: default publication period। ठीक है, अब डिफॉल्ट में क्या है, एप्लीकेशंस आर ऑर्डिनरली मेड पब्लिक आफ्टर अ टाइम पीरियड। ठीक है, अब आपका जो एप्लीकेशन है वो पब्लिक डोमेन में भी आएगा, लोगों के सामने भी आएगा, राइट। सो एप्लीकेशंस जो है वो पब्लिक में लाइक मेड पब्लिक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उन्हें पब्लिक डोमेन में लेकर आते हैं, यानी पब्लिक को पता चलता है, स्पेसिफाइड बाय द कंट्रोलर, और वो कंट्रोलर बताता है कब। मोस्ट ऑफ द टाइम टिपिकली 18 महीने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग और प्रायोरिटी डेट, या तो डेट ऑफ फाइलिंग या फिर प्रायोरिटी डेट जो होगी उसके 18 महीने के बाद ही पता चलता है लोगों को। सो अर्ली पब्लिकेशन रिक्वेस्ट, द एप्लीकेंट मे रिक्वेस्ट अर्ली पब्लिकेशन, एप्लीकेंट ये भी कह सकते हैं आप इसे थोड़ा जल्दी लोगों को बता दो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टर्म, सो द कंट्रोलर में एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट अनलेस, कंट्रोलर रिक्वेस्ट सॉरी एक्सेप्ट कर सकता है कंट्रोलर उस पर्सन की रिक्वेस्ट की, जल्दी पब्लिक को पता चल जाना चाहिए, अवेयरनेस आ जानी चाहिए इस इन्वेंशन के ऊपर। बट कुछ केसेस है इसके जब वो नहीं करेगा उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट, जैसे कि स्केच एप्लीकेंट कब कह सकता है कि आप ये चीज पब्लिक में ले आइए, और कंट्रोलर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर सकता है, बट अगर ऐसा कोई भी इशू होता है तो कंट्रोलर उसकी रिक्वेस्ट डिसमिस कर देगा, जैसे कि सीक्रेसी डायरेक्शन हैव बीन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 35, कोई चीज है आपको लाइक कि अंडर सेक्शन 35 आपको सीक्रेट रखनी जरूरी है, तो कुछ वो डायरेक्शंस मिली है कि उसे सीक्रेट रखना है, तो फिर कंट्रोलर उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानेगा। या फिर द एप्लीकेशन हैज बीन abdomen, यानी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया सेक्शन 9 क्लॉज 1 के अंडर, तो भी नहीं मानी जाएगी। या फिर द एप्लीकेशन वॉज विड्रॉन, एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया गया एटलीस्ट 3 months बिफोर द स्पेसिफाइड पब्लिक पीरियड, कम से कम 3 महीने पहले स्पेसिफाइड पब्लिक पीरियड के, तो उस सिनेरियो में भी उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। सो द पब्लिकेशन इंक्लूड्स, अब पब्लिकेशन में क्या हो, जैसे लोगों के बीच लेके आ रहे हैं बात को, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, डेट ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द इन्वेंशन। Examination of application, जब application check होती है, so under section 11B of the act an application for the patent undergoes examination upon request। so request for examination, अब request जो है वो कौन करता है examination की, applicant करता है, और an interested party जो request करेगी examination की, और अगर examine नहीं हो रहा है यानी आपकी request fail हो गई है तो application जो है वो withdraw हो जाएगी। नाउ एग्जामिनर जो कंट्रोलर है वो खुद रेफर करेगा एप्लीकेशन को एग्जामिनर को अंडर सेक्शन 12, ताकि एग्जामिनर रिपोर्ट बनाए। फिर आता है एग्जामिनर इवैल्यूएट, जो एग्जामिनर इवैल्यूएट करेगा वो क्या करेगा कि एक तो पब्लिक जो डेट है ना फाइलिंग की, जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जिस दिन फाइल हो रहा है या जो भी हम डेट मान रहे हैं फाइलिंग की डेट है, जिसको हम प्रायोरिटी डेट सेट कर रहे हैं, उससे पहले पब्लिक अवेयरनेस है, पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए ये चीज जो जिसके ऊपर पेटेंट लिया जा रहा है। दूसरा, January 1 1912 के बाद अगर ये चीज है पब्लिक डोमेन में तो भी इसे नहीं माना जाएगा, मतलब एक डेट स्पेसिफाई कर दी है विद ईयर। नाउ वेदर द क्लेम कॉन्फ्लिक्ट्स विद एनी अदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद एन अर्लियर प्रायोरिटी डेट, यानी कि अब जो ये क्लेम है अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये भी चेक किया जाएगा कि जो क्लेम है वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा किसी और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ विद एन अर्लियर प्रायोरिटी डेट, यानी कि जैसे कि एक पर्सन है कि इसने इसका स्पेसिफिकेशन डेट है 2 दिसंबर, ठीक है, तो अब इससे पहले सेम कोई एप्लीकेशन हो सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ, यानी कि सेम आविष्कार या सेम चीजों के साथ, इन्वेंशन के साथ कोई एप्लीकेशन हो जो फॉर एग्जांपल हो 18 नवंबर, ऐसा कुछ अर्ली डेट 1 दिसंबर, यानी इस डेट से अर्ली हो और वो भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ, तो ये भी चेक करना जरूरी है। ठीक है ना, वेदर द क्लेम
इन्वेंशन हैज बीन डिस्क्लोज इन एनी डॉक्यूमेंट, यानी जो क्लेम इन्वेंशन है किसी और डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज तो नहीं है और पब्लिकेशन के अंदर तो नहीं है फाइलिंग डेट से पहले, यानी कि प्रॉपर उसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अगर आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना है तो। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस। इफ द कंट्रोलर आइडेंटिफाइज एनी ऑब्जेक्शन, अगर कंट्रोलर आइडेंटिफाई कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्शन, दे आर कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट, तो वो कम्युनिकेट करेगा एप्लीकेंट को कि ये इस चीज को मैं आगे नहीं रख सकता इस रीजन से। नाउ द एप्लीकेंट मस्ट एड्रेस दीज ऑब्जेक्शंस, जो एप्लीकेंट है वो उनको सॉल्व करेगा, वो एड्रेस करेगा इन ऑब्जेक्शंस को टू द कंट्रोलर सेटिस्फेक्शन बाय अमेंडिंग द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को अमेंड करेगा और जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड है उन्हें लगाएगा। अब आता है अमेंडमेंट एंड रीफाइलिंग। एज पर सेक्शन 12, इफ द अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड, अगर अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है, सो एप्लीकेशन जो है या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसे ट्रीट किया, लाइक द एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट इज ट्रीटेड एज फाइल्ड ऑन डेट ऑफ द अमेंडमेंट, यानी जो उनकी डेट्स है वो चेंज हो जाएगी या फाइलिंग डेट की जगह अमेंडमेंट डेट डल जाएगी उनपे, और व्हेन रीफाइल्ड आफ्टर बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेशन। नाउ एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक इफ एन ऑब्जेक्शन इज रेज्ड रिगार्डिंग नोवेल्टी, अगर नोवेल्टी के ऊपर एक ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो जो एप्लीकेंट है वो प्रोवाइड करेगा एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और मॉडिफाई द क्लेम्स टू एड्रेस द इशू, ताकि इशू सॉल्व हो जाए उसके लिए उसे जो करना पड़ेगा, अमेंड करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो करेगा। एंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद द एक्ट, एंश्योरिंग कि वो जो है एक्ट जो है वो पूरा हो जाए। ऑलराइट, नाउ सेक्शन 18 एंड 19 क्लेम्स इन अदर स्पेसिफिकेशन। अब सेक्शन 18 की बात करते हैं। इफ द क्लेम ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट हैज बीन क्लेम्ड, अगर पूरा जो क्लेम है वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल किया गया है एप्लीकेंट के थ्रू और हैज बीन क्लेम्ड इन एनी अदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, द कंट्रोलर में रिफ्यूज, अगर वही सेम स्पेसिफिकेशन कहीं और भी क्लेम हुआ है या फिर कहीं और किसी और ने भी किया है तो इस सारे सिनेरियोज में रिफ्यूज कर देगा कंट्रोलर उस एप्लीकेशन के लिए। अनलेस द प्रायोरिटी डेट एस्टैब्लिश, अगर भाई इसी पर्सन की प्रायोरिटी डेट जिसने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन किया पहले है, यानी द एप्लीकेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर प्रायोरिटी डेट इज नॉट लेटर, लेटर नहीं होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए, लेटर देन द डेट विच इज द कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी मैंने आपको बताया था ना। अब दो ये एक एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ए एंड एप्लीकेशन बी विद सेम स्पेसिफिकेशंस, दोनों की कंप्लीट सेम स्पेसिफिकेशंस है। इसकी ए की डेट है 1 जनवरी और बी की डेट है 3 जनवरी। तो अब अगर आप ये वाले पर्सन है तो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप बी वाले पर्सन है, आपकी बी एप्लीकेशन है, तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अमेंडमेंट, द एप्लीकेंट अमेंड्स द एप्लीकेशन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंट्रोलर। तो अगर कोई अमेंडमेंट होनी है जैसे, तो वो तो इजी एक तरीका है, ठीक है, अमेंड कर देंगे कंट्रोलर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग और काम हो जाएगा। नाउ नोटिस ऑफ रेफरेंस, इफ द एप्लीकेंट्स क्लेम ओवरलैप्स, अगर एप्लीकेंट क्लेम करता है ओवरलैप विद क्लेम्स इन अनदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, अगर कुछ ओवरलैप हो रहा है और क्लेम किया जा रहा है कि वो किसी और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के उस पे, यानी कि किसी अगेन द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू स्पेसिफिकेशन, द कंट्रोलर्स में इंक्लूड reference to the other complete specification in the applicant specification as a notice to the public। तो कंट्रोलर जो है वो एक तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं रेफरेंस दूसरी स्पेसिफिकेशन का, ठीक है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इन द एप्लीकेंट स्पेसिफिकेशन, एप्लीकेंट की स्पेसिफिकेशन में एज अ रेफरेंस यूज कर सकता है, एज अ नोटिस, क्या है, एज अ नोटिस टू द पब्लिक, पब्लिक को नोटिस देने के उससे। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। एप्लीकेशन ए फाइल्स अ पेटेंट एप्लीकेशन फॉर एन इन्वेंशन। अब एप्लीकेशन बी जो एप्लीकेंट बी जो है ना, ये भी एप्लीकेंट ए था, एप्लीकेशन ए बोल दिया था मैंने। एप्लीकेंट बी जो है ऑल्सो फाइल्स अ पेटेंट एप्लीकेशन, जो ओवरलैप कर रहा है इस वाली एप्लीकेशन को सिमिलर क्लेम्स के साथ। सो जो कंट्रोलर है ना वो आइडेंटिफाई करेगा ओवरलैप को और वो इंक्लूड करेगा रेफरेंस, मतलब चेक करेगा दोनों एप्लीकेशन को कि ए और बी की एप्लीकेशन कितनी ओवरलैप कर रही है, कितनी मैच कर रही है, कितनी नहीं कर रही है दोनों की एक दूसरे के साथ, और फिर वो पब्लिक को नोटिफाई करेगा इस रिलेटेड क्लेम को लेकर। तो ये था इस एग्जाम्पल का नोटिस ऑफ रेफरेंस का मीनिंग। ठीक है, आई होप अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आ गया होगा। Now section 19. If the controller
finds that the applicant's invention poses a risk of infringing another patent. अगर कंट्रोलर को लगता है कि ये जो दैट द एप्लीकेंट्स का जो इन्वेंशन है ना उसको बड़ा रिस्क है कि वो कोई भी इन्फ्रेंच कर सकता है उसकी पेटेंट को, दे में डायरेक्ट द इंसर्शन of a reference to other patent in applicant's complete specification as a notice to the public, कि फटाफट से जितनी भी चीजें फटाफट से पब्लिक के नोटिस में लाई जाए और जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को पूरा किया जाए। ठीक है, हाउएवर इट दिस रिक्वायरमेंट मतलब इसमें कई चीजों की चीजें होती हैं जो हटा दी जाएंगी रास्ते से यानी प्रोसीजर से, जैसे कि द एप्लीकेंट प्रोवाइड रीजनेबल ग्राउंड्स टू कंटेस्ट द क्लेम ऑफ द अदर पेटेंट, या फिर जो एप्लीकेशन है एप्लीकेंट है वो अमेंड करे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ ताकि कंट्रोल सेटिस्फाई हो, या फिर द कंट्रोलर में रिमूव द रेफरेंस टू द अदर पेटेंट, ये सारे स्टेप्स होते हैं जो शायद वो ना कर पाए इस बीच। ठीक है, द अदर पेटेंट इज रिवोक्ड और सीज टू बी इन्फोर्स, द कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम इज डिलीटेड फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ द अदर पेटेंट, यानी इसके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो वाला क्लेम हो उसे डिलीट कर दिया जाए जो इसको प्रॉब्लम ना दे, इसके रास्ते में ना आए। या फिर द कंट्रोलर इज कन्विंस्ड दैट द क्लेम ऑफ द अदर पार्टी इज इनवैलिड और नॉट इनफ्राइज, यानी इस एप्लीकेशन के रास्ते में जो जो चीजें बाधा बन रही है और उसके ऊपर आराम से जो इत्मीनान से वर्क हो सकता था कंट्रोलर के थ्रू, चीजें चेक हो सकती थी, इन्वेस्टिगेट हो सकती थी, अमेंड हो सकती थी, वो सब चीजों की प्रॉब्लम्स हटा के सीधा फटाफट से इसको कंप्लीट करो ताकि इन्फ्रेंच ना हो। Now, Section 21, compliance with controllers requirements. The application must comply with all requirements imposed by the controller in relation to the application. Complete specification and other document within the specified time. अगर फेल होता है इन सब चीजों की यानी ये चीजें नहीं होती स्पेसिफाइड टाइम में तो एप्लीकेशन को हटा दिया खत्म कर दिया जाएगा, उसका कोई वो नहीं होगा, फिर वैलिडिटी नहीं होगी। देन anticipation of invention. To obtain a patent, it is crucial to establish the novelty of the invention. The invention must be original. Invention क्या होना चाहिए? Original होना चाहिए और involve in inventive steps और important inventive steps भी involve होने चाहिए उसमें। Anticipation by a previous publication, यानी कि under section 29 अगर एक invention है, like an invention is not considered anticipated merely because वो anticipated क्यों नहीं माना जाएगा वो invention, क्योंकि it is mentioned in another claim, अगर किसी और claim में वो already mention है of a complete specification, यानी कि कोई और already claim कर चुका है, कोई और already उसके लिए application डाल चुका है इन इंडिया बिफोर जनवरी 1, 1912, इससे पहले ही। ठीक है, और द एप्लीकेंट प्रूव्स दैट द प्रायोरिटी डेट ऑफ देयर क्लेम इज अर्लियर देन द प्रायोरिटी डेट ऑफ द कंफ्लिक्टिंग क्लेम, तो वही सेम चीज ए एप्लीकेशन बी एप्लीकेशन एक की ज्यादा है तो बी हट जाएगा ऐसे वाला। Now, the application by a previous communication to government. An invention is not considered anticipated simply. It is because it has been communicated to the government. एक invention जो है वो सीधा anticipated नहीं माना जाएगा क्योंकि वो it has been communicated to the government और it's official for investigation और assessment ऑफ इट्स यूज और मेरिट। तो इन सब चीजों के लिए उसको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्रीवियस कम्युनिकेशन के थ्रू भी फिर एंटिसिपेशन माना जा सकता है। देन opposition to the patent. Under section 25, any person may object, यानी कि सेक्शन 25 के अंडर कोई भी पर्सन है वो ऑब्जेक्ट करता है पेटेंट एप्लीकेशन आफ्टर इट हैज बीन पब्लिश। ऑब्जेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के ऑब्जेक्शन है, जैसे कि प्री ग्रांट ऑब्जेक्शन है और पोस्ट ग्रांट ऑब्जेक्शन है। ये हम आई थिंक पहले भी पढ़ चुके बट नॉट इन पेटेंट, in other acts. So under section 25 clause 1, any person may file a written opposition. कोई भी पर्सन जिसको प्रॉब्लम है किसी चीज की इस इन्वेंशन के पेटेंट होने से और उनको लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स पे हम इसे रोक सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन लिखेगा ऑपोजिशन टू ग्रांट ऑफ अ पेटेंट आफ्टर द एप्लीकेशन इज पब्लिश। अगर एप्लीकेशन जब पब्लिश हो जाएगी तभी पब्लिक को अवेयरनेस मिलेगी, तो उस टाइम पे वो एप्लीकेशन लिख सकता है, बट बिफोर द पेटेंट इज ग्रांटेड, बट पेटेंट के ग्रांट होने से पहले। इसीलिए पब्लिक अवेयरनेस में डाला जाता है पेटेंट को फाइलिंग डेट के बाद, कि लोगों को पता चले ऐसी कोई चीज आ रही है और ऐसी और कोई चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो प्लीज आप हमें पहले ही बता दीजिए। सो ग्राउंड फॉर सच ऑब्जेक्शंस आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 क्लॉज 1। Now, post grant objection.
पोस्ट ग्रांट ऑब्जेक्शन कैन फाइल विद इन 1 ईयर, 1 साल तक में फाइल किया जा सकता है पोस्ट ग्रांट ऑब्जेक्शन पब्लिकेशन का होने के नोटिस के पेटेंट के, कि कोई चीज कोई इन्वेंशन है उसे पेटेंट होने वाला है वो, तो उसके नोटिस निकलने के 1 साल तक आप कर सकते हो उस चीज को, मतलब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। सो द ऑपोजिशन मस्ट बी सबमिटेड एज अ नोटिस, जो ऑपोजिशन है वो एक नोटिस सबमिट करेगा टू द कंट्रोलर citing grounds mentioned in section 25 clause 2। सो अपॉन रिसीविंग द नोटिस, रिसीव करने के बाद नोटिस को जो कंट्रोलर है वो नोटिफाई करेगा पेटेंटी को, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग, यानी पेटेंटी से भी बात की जाएगी, हर तरीके से चीज की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, एंड उसके बाद ही कंट्रोलर को अगर लगता है कि एप्लीकेशन जो थी वो सही थी तो वो रिवोक कर लेगा पेटेंट को, और अगर लगता है कि नहीं वो एप्लीकेशन गलत थी तो पेटेंट कंटिन्यू हो सकता है। Now, grant of patent under Section 43, the patent may be granted to the applicant if the controller is satisfied। सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग जो पेटेंट है वो ग्रांट किया जाएगा एप्लीकेंट को अगर जो कंट्रोलर है वो सेटिस्फाई होता है दैट द एप्लीकेशन इज इन कॉम्प्लायंस विद द एक्ट, एप्लीकेशन पूरी तरीके से सारी चीजों को कंप्लीट कर रही है और वो कॉन्ट्रवेंट नहीं कर रही है कोई भी प्रोविजन को। सो द पेटेंट प्रोसेस इंक्लूड्स, और पेटेंट प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, इशुएंस इंक्लूड हो रहा है, रिकॉर्डिंग इंक्लूड हो रही है और पब्लिकेशन इंक्लूड हो रहा है। ये सब हम ऑलरेडी भी कवर कर चुके हैं, तो when you will just like read them you will able to understand। एग्जाम्पल है, इफ अ पेटेंट इज ग्रांटेड ऑन January 15, अगर एक पेटेंट January 15 2024 में ग्रांट किया गया है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन पेटेंट रजिस्टर, तो उसे पेटेंट रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा और जो डिटेल्स होंगी इंक्लूडिंग द स्पेसिफिकेशन विल बी ओपन। ठीक है, जो डिटेल्स होंगी वो इंक्लूड की जाएंगी, स्पेसिफिकेशन विल बी ओपन फॉर पब्लिक रिव्यू आफ्टर पब्लिकेशन। ऑलराइट, आई होप आपको ये एग्जाम्पल के साथ अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। देन वी हैव अ केस लॉ, डॉक्टर स्नेहलता सी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया and other। So this case clarified when a patent is considered granted। इस केस में क्लैरिफाई किया गया था कि पेटेंट को कब कंसिडर करेंगे कि ग्रांटेड हो चुका है, यानी ये पेटेंट कंप्लीटली दे चुके हैं हम। ठीक है, अंडर द पेटेंट एक्ट 1970, क्योंकि इस केस में थी कंफ्यूजन किसी दो स्टेप को लेके। पहली चीज थी द कंट्रोलर डिसाइडिंग, पहली चीज थी कंफ्यूजन किन दो चीजों के बीच में थी, द कंट्रोलर डिसाइडिंग टू ग्रांट द पेटेंट या फिर द ऑफिशियल पेटेंट सर्टिफिकेटेड बीइंग इशूड, इनकी डेट्स के बीच में कंफ्यूजन थी। द इशू वाज वेदर द पेटेंट शुड बी कंसिडर ग्रांटेड ऑन द, अब पेटेंट को कब ग्रांटेड माना जाए, दो चीजों के ऊपर, या तो हम इस डेट को माने ऑन द डेट ऑफ कंट्रोलर डिसीजन या फिर द डेट व्हेन द सर्टिफिकेट वाज इशूड, या तो जिस दिन कंट्रोलर ने डिसीजन दे दिया कि इसको पेटेंट ग्रांट करना है या फिर जिस दिन सर्टिफिकेट इशू होता है उस दिन। तो इस केस में यही कंफ्यूजन थी। सो द दिल्ली हाई कोर्ट मेड अ फॉलोइंग पॉइंट्स। The grant of patent is the date when the controller of patents make decision। ठीक है, and it can record it and it records this in the official file, और ये चीज official file में भी उसी टाइम रिकॉर्ड हो जाएगी at the time of given decision। So the act issuing the certificate later, अब जो क्या है सर्टिफिकेट बाद में मिलता है बनने के, तो वो एक फॉर्मेलिटी मानी जाएगी बस। जिस टाइम पे कंट्रोलर डिसीजन दे देंगे कि हम इसे पेटेंट राइट ग्रांट कर रहे हैं तो उस दिन डेट मानी जाएगी कि पेटेंट मिल गया है। So the court relied on section 43 of the Patent Act, which says a patent shall be granted as expeditiously as possible, यानी quickly as possible। ठीक है, after ensuring there are no objections or violations of the act। So additionally, the court criticized the practice of serious present opposition where companies or individuals file multiple objections, sometimes using fake name to delay the grant of patent। यानी बहुत सारी objections create कर देता है कि किसी को पेटेंट ना मिले, तो ये चीज भी गलत है। कोर्ट ने इस चीज के लिए भी क्रिटिसाइज किया। नाउ इसकी रेलेवेंस क्या थी पेटेंट प्रोसीजर में इस केस लॉ की, मैं ये बता देती हूँ आपको। क्लैरिटी ऑन ग्रांट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रीमलाइन पेटेंट प्रोसेस, fair practice in pre-grant position, procedural simplifications। तो ये क्या एक बार आप रीड कर लोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वैसे बहुत इजी इजी चीजें हैं सारी, इसलिए मैंने इनकी डेफिनेशन साथ में लिख दी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वाइल लाइक आफ्टर रीडिंग।
सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। काफी लंबी वीडियो थी आई नो, बट मैंने कोशिश किया कि मैं पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करके चलूँ, हर चीज की मीनिंग जितना हो सके अपना बेस्ट टू एक्सप्लेन करूँ आपको विद एग्जांपल्स। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सजेशन होता है तो यू कैन शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।